नमस्कार दोस्तों। आजकल आप देख ही रहे होंगे कि भारतीय रुपया बहुत तेजी से गिर रहा है और ₹90 इज इक्वल टू $1 के मार्क को भी ब्रीच कर गया। तो आजकल हर जगह पर अखबार से लेकर यूट्यूब पे इसी के बारे में आपको चर्चा देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कई नीर और रीर के नाम से जानते हैं। ये वर्ड आपने सुना होगा जरूर से, और मेरे कई स्टूडेंट्स मेरे को मिलते हैं, कहते हैं सर ये हमें कभी समझ में नहीं आया है। तो इसको जरा अच्छे से बता देंगे तो हमारा भला हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं कि इसके ऊपर एक अच्छी बातचीत करते हैं। तो मैंने दोस्तों अपनी ही क्लास का एक पार्ट लिया है, क्लास का वीडियो है, उसका एक पार्ट है। उस पार्ट में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास मैंने इसमें किया है। तो आप लोग धैर्य पूर्वक लास्ट तक उस वीडियो को अगर देखते हैं तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, और आपको ये भी दिखेगा उसमें कि यूपीएससी क्या क्या क्वेश्चंस कर सकती है। तो आप अगर थोड़ा सा समझने में मुश्किल होती है क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, मैंने पूरा प्रयास किया है, लेकिन आप एक दो बार उस वीडियो को फिर से देख लें अगर ऐसा लगता है तो दोस्तों आपने सुना होगा नीर रुपए की कहाँ जा रही है, रीर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, एक नॉर्मल एक्सचेंज रेट होता है, एक इफेक्टिव एक्सचेंज रेट होता है। तो अगर हम डॉलर के सेंस में ही खाली देखें तो ये एक्सचेंज रेट है नॉर्मल, लेकिन अगर हम डॉलर के साथ अन्य मुद्राओं को भी लेते हों तो इफेक्टिव वर्ड यूज हो जाता है। तो हम एक देश के साथ व्यापार नहीं करते, हम कई देशों के साथ व्यापार करते हैं। तो एक देश की मुद्रा के साथ जो हमारे रुपए का उतार चढ़ाव है वो हमारी स्थिति अंतरराष्ट्रीय व्यापार में पूरी तरह से नहीं बता पाता है। तो ये वाले कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज होता है, प्रभावी विनिमय दर, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज होता है। और इसमें होता कुछ नहीं है, करेंसियों की एक टोकरी ली जाती है जिसको हम बास्केट कहते हैं अंग्रेजी में, और भारत में रिजर्व बैंक एक दो टोकरी बनाता है, एक में 6 मुद्राएं लेता है वो, एक में 40 मुद्राएं लेता है। तो जब आप बहुत सारे राष्ट्रों की मुद्राओं के साथ अपने रुपए की रेट को देखते हो, या कोई भी देश अपनी मुद्रा की विनिमय दर उनके साथ देखता है, बहुत सारी मुद्राओं के साथ, उनकी बास्केट के साथ, तो उसे हम कहते हैं इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। और ये जो रेट होती है वो एक प्रकार का भारित औसत होती है उनकी अलग अलग विनिमय दरों का। तो ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं, आप वो वीडियो को देखिए जो मैंने इसमें डाला है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज में अच्छा समझ विकसित करोगे। थैंक यू। जैसे हम किसी व्यक्ति को कहते हैं ना आपकी सैलरी कितनी है, तो पूछते हैं, मान लो वो कहता है 1,00,000 रुपए है, तो ये सैलरी को नॉमिनल बोलते हैं हम लोग, नॉमिनल सैलरी है। नॉमिनल का मतलब नहीं कह रहे कि आपको बहुत कम मिल रहा है, मतलब ये सेंस नहीं है। उसकी क्रय शक्ति की बात अंतर्निहित नहीं है ना उसमें। आपने कहा कि 1,00,000 रुपए मेरी सैलरी है, तो जो बताया जा रहा है उसको नॉमिनल कहते हैं, ऐसे ध्यान रखें आप। ऐसे ही डॉलर कितने का है, यूरो कितने का है, एक बास्केट कितने की है, करेंसियों की एक बास्केट कितने की आ रही है, तो जो रेट बताया जाएगा उसको हम नॉमिनल कहेंगे। और एकाधिक मुद्राओं की बात कर रहे हो तो उसके लिए फिर इफेक्टिव एक्सचेंज रेट वर्ड लग जाता है, मतलब एक से अधिक मुद्राओं की वैल्यू बता रहे हो आप। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट पे खाना खाने जाते हैं, हम कहते हैं थाली कितने की है। थाली बोलने से क्या होता है कि सब सामान आ जाते हैं उसमें, रोटी भी आ गई और चावल भी आ गए, दही भी आ गया, 2 सब्जी भी आ गई, पापड़ भी आ गया, अचार भी है, पानी की बोतल भी है। आपने पूछ लिया पानी की बोतल भी आएगी इसमें, कि हाँ इसमें पानी भी, सब चीज है, और टिश्यू पेपर भी है। तो आप हाथ पाथ धोगे तो हाथ भी और सौंफ भी है, बाद में आपको खाने के लिए सौंफ भी मिलेगा। तो आपका काम एक जगह हो गया ना कि भाई पेट भी भर जाएगा, पानी भी पी लेंगे, हाथ भी साफ हो जाएंगे, सौंफ भी खा लेंगे। ये थाली का रेट हो गया।
जिसमें आपका पेट भर गया पूरी तरीके से। वही समझो आप कि एक कंट्री बहुत सारे राष्ट्रों के साथ लेन देन करता है, तो एक राष्ट्र की मुद्रा के साथ आपकी मुद्रा ऊपर नीचे होती है, तो इससे आपको नहीं ठीक से पता लगेगा। लेकिन अगर कई राष्ट्रों के साथ जो आप व्यापार कर रहे हो, उनकी मुद्राओं के साथ अगर आपकी मुद्रा ऊपर नीचे हो रही है, तो थाली महंगी हो जाए तो आपको चिंता हो जाएगी, थाली सस्ती हो जाए तो आप खुश हो जाओगे। लेकिन कोई कहे कि दाल सस्ती हो गई, टमाटर सस्ता हो गया, दूध सस्ता हो गया, तो आपको समझ नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर दूध सस्ता हो गया तो कोई दूसरी चीज उतनी महंगी हो गई होगी, तो ये भी तो हो सकता है। लेकिन किसी ने कहा कि पूरी थाली सस्ती हो गई, थाली महंगी हो गई, तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा कि हाँ ये ठीक है। वही कॉन्सेप्ट इधर है कि बहुत सारी मुद्राएं मुद्राएं भी वो लेते हो जिन जिन राष्ट्रों के साथ आप व्यापार करते हो, वो मुद्राओं की जो बास्केट है वो कितने रुपए की मिल रही है, इसको हम कहते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। किसका? हमारा नहीं, उनका। अच्छा, जैसे अगर 85 रुपए की वो बास्केट मिल रही है, तो ये विदेशी मुद्राएं हैं यहाँ पे, उनकी नॉमिनल है ये इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। विदेशी मुद्राओं की नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कितनी हुई? 85 रुपए की। अब भारतीय रुपए की निकालनी हो विदेशी मुद्राओं में, तो ये 1/85 हो जाएगा। क्लियर है ना ये बात? 1/85 हो जाएगा। अब आगे चलकर ये भारतीय रुपए की हो गई है, तो अब इसकी गणित करना कितना मुश्किल हो जाता है, तो वो इंडेक्स बना देते हैं। तो माना कि हमने इस 1/85 को 100 मान लिया। अब इसको देखेंगे तो हमें ज्यादा समझ में आ जाता है। मैं 80 से समझाता हूँ तो गणित ज्यादा इजी रहेगी हमारे लिए। यहाँ पे 80 है, ठीक है। आगे चलकर आपने इसको 110 देखा, तो इसका मतलब यही बास्केट अब आ रही है 72 रुपए की। तो रुपया 10% मजबूत हो गया ना। पहले 80 की आ रही थी बास्केट, अब ये बास्केट कितने की आ रही? 72 की। तो रुपया मजबूत हुआ ना, रुपए की नीर बढ़ गई। मतलब वो नीर यहाँ पे 110 में दिखेगी। 100, 110 ऐसे चलता है। इसको ट्रैक करने से ये नीर इंडेक्स हुआ, नीर का इंडेक्स भारतीय रुपए का। अगर ये बढ़ रहा है तो आप समझो कि भारतीय रुपया उन मुद्राओं के सेंस में मजबूत हो रहा है। अगर वापस यहाँ आ जाता है तो अपनी जगह पे आ गया। अगर 90 हो जाता है, कमजोर हो रहा है, मतलब इधर इसका मतलब 88 रुपए की $1 ये बास्केट आ रही होगी, तभी तो ये 90 हुआ है। 10% नीचे आ गया ना 100 की जगह। तो अगर 80 रुपए की ये बास्केट आ रही है 100 पे, तो आप देख लो कि इसकी वैल्यू गिर रही है ना, तो 88 की आने लग गई वो बास्केट। 10% महंगी हो गई वो, तो 10% भारतीय रुपया वीक हो गया। तो 100 की जगह उसकी वैल्यू क्या दिखेगी? 90। ऐसे इंडेक्स को पढ़ना इजी होता है। कुल मिला के नीर ऊपर नीचे जा रही है इंडेक्स में, तो आप समझ लो अब यहाँ भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है, और 110 आने पर क्या हो रहा है? मजबूत हो रहा है। आरबीआई क्या करता है? इंडेक्स बनाता है, क्योंकि इंडेक्स के बिना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे आप नीर बोलो या नीर का इंडेक्स बोलो, बात एक ही है ना। मैं कहूँ 5 रुपए, मैं कहूँ 100, 5 को मैं 100 बोलूंगा, तो 50 को मैं 1000 बोलूंगा, तो मैं कहूंगा 100 से 1000 हो गया, का मतलब मेरा निष्कर्ष क्या होगा? 10 गुना बढ़ गया। तो अंदर जाके देखोगे तो 5 क्या हो गया होगा? 50। तो 5 और 50 में कितने गुने का डिफरेंस है? 10 का। तो 100 और 1000 के बीच में कितने गुने का डिफरेंस है? 10 का। मतलब इंडेक्स बनाने से किसी चीज को पढ़ना आसान हो जाता है। अब यूपीएससी पूछ रहा है आपको कि भारतीय रुपए का नीर इंडेक्स बढ़ रहा है, तो इसका निम्न में से क्या अर्थ होगा? तो आप कहेंगे भारतीय रुपया मजबूत हो रहा है। क्या हो रहा है? मजबूत। नीर इंडेक्स बढ़ रहा है भारतीय रुपए का। अगर वो ये कहते हैं नीर इंडेक्स विदेशी मुद्राओं का बढ़ रहा है, फिर गणित उल्टी हो जाएगी।
हाँ, फिर भारतीय रुपया क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। लेकिन हमारे भारत में रुपए की नीर और रीर इंडेक्स निकलती है, तो वो सीधा सीधा ही पूछेगा आपको कि रुपए का नीर इंडेक्स बढ़ रहा हो या गिर रहा हो। तो एक बात तो क्लियर हो गई नीर की। रीर में क्या होता है दोस्तों कि कीमत स्तर को भी ले आते हैं, कीमत स्तर। तो ये कीमत स्तर का सूत्र मैंने ये बनाया, मतलब कभी क्या होता है देखो, अगर ये बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, हमारे सामान महंगे होंगे कि नहीं होंगे, बात महंगे हो जाएंगे, सामान महंगे हो जाएंगे। लेकिन वो कब महंगे होंगे, जब आप ये मान के चलोगे कि आपका कीमत स्तर कांस्टेंट है, मतलब जितना है उतना ही है, अब वो महंगे दिखेंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्राइस लेवल डाउन हो जाए, जितना ये जितना ये बढ़ा, ये उससे ज्यादा ये नीचे आ जाए, तो रीर का मान कम हो जाएगा। तो ये आपके देश के लिए अच्छा हुआ ना। ये वैसी स्थिति हुई कि नीर बढ़ने के बावजूद भी आपके देश को फायदा है। क्यों? क्योंकि कीमत स्तर आपके देश का ज्यादा नीचे चला गया विदेशी की तुलना में। इसलिए बेस्ट कौन होता है, रीर होता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये नीर जो है नीचे आ जाए, तो अच्छी बात है। लेकिन हुआ क्या कि ये प्राइस लेवल आपका बढ़ गया, तो नतीजा ये हुआ कि इसके नीचे जाने के बावजूद भी रीर क्या हो गई, हाई हो गई। गलत हो गया। मतलब रीर और नीर में, रीर के बारे में कुछ आ रहा है तो वो फाइनल होता है, वो दोनों की गणित को ले आता है, कीमत स्तर की गणित को भी ले आता है और नीर की गणित को भी ले आता है। तो अगर यूपीएससी कह रहा है कि नीर बढ़ रहा है, नीर गिर रहा है, तो सोचना भी नहीं है। अगर भारतीय रुपए का रीर बढ़ रहा है तो भारत के लिए गलत होगा, अच्छा नहीं होगा जो आप बोल रहे थे। और अगर रीर गिरेगा तो भारतीय रुपए हमारे देश के लिए वो अच्छा होगा, क्योंकि हमारी एक्सचेंज रेट गिरना क्या होता है, अच्छा होता है। देहाती स्टाइल में समझो ना, इतना दिमाग लगाने की भी क्या जरूरत है। रीर हो नीर हो, है तो कोई एक्सचेंज रेट ना। अगर वो बढ़ रही है तो अच्छी बात है क्या, नहीं है। हाँ, लेकिन अगर वो दोनों को मिक्स करके कोई स्टेटमेंट बना दे कि नीर कम हो रहा हो और रीर बढ़ रहा हो, तो क्या ये अच्छी स्थिति होगी? फिर आपको कहना पड़ेगा नहीं। नीर किधर भी जा रहा हो, फाइनल चीज क्या होती है, रीर, है ना। रीर अगर साथ में दे रखा है तो निष्कर्ष रीर से निकालना, राइट। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, एक होती है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। हमारे भारत में रिजर्व बैंक रीर और नीर का इंडेक्स बनाता है, ये ध्यान से सुन लेना। और 2015-16 का आधार वर्ष होता है। ये जो मैंने 100 वगैरह लिखा ना, ये 2015-16 में 100 माना गया है, मतलब ऐसा है। अब आप कभी भी अखबार पढ़ोगे तो रीर इंडेक्स को देख लेना, नीर को, आपको समझ में आ जाएगा कि रीर इंडेक्स बढ़ रहा है तो भारतीय रुपया मजबूत हो रहा है, नीर इंडेक्स बढ़ रहा है भारतीय रुपया मजबूत हो रहा है। नीर बढ़ रहा है लेकिन रीर कम हो रहा है, तो नॉमिनली मजबूत हो रहा है लेकिन इफेक्टिवली कमजोर हो रहा है। तो इफेक्टिवली कमजोर मतलब रियल इफेक्टिवली कमजोर हो रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज में अच्छा समझ विकसित करोगे। थैंक यू।